सो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। आज हम जो राजस्थान का सीईटी ग्रेजुएट लेवल का है उसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि उससे अपने और कितने क्वेश्चन बना सकते हैं। मतलब इसको हम डिटेल से सॉल्व करेंगे पूरा, और इसके अंदर हम कवर अप करेंगे सिर्फ राजस्थान का जो इतिहास, कला, संस्कृति और उसका भूगोल राजस्थान का, और पूरा अच्छे से डिटेल में देखेंगे जो आपको आने वाले एग्जाम है उसमें बहुत सहायता करेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि उससे और कौन कौन से क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन सकते हैं। तो अपने शुरू करते हैं। और ये क्लास थोड़ी क्या है कि लंबी जाने वाली है, तो बने रहें, आपको फ़ायदा होगा क्लास में। देखो, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता देसी राज्य से सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है कृष्णदत्त पालीवाल जो धौलपुर, हरिमोहन माथुर करौली, मथुरादास माथुर मारवाड़, गोपीलाल यादव भरतपुर। जो गोपीलाल यादव है वो भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है। इसका जो सही उत्तर है वो है हरिमोहन माथुर जो करौली से संबंधित नहीं है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, वो है भरतपुर राज्य प्रजा संघ। यहाँ पे प्रजा मंडल नहीं पूछा है, भरतपुर राज्य प्रजा संघ है। इसकी स्थापना कब की हुई? 37, 28, 38 या 42? तो इसके अंदर क्या है कि ये प्रजा संघ की स्थापना मैकेंजी की जो नीतियां हैं उसके विरोध में की गई थी। मैकेंजी की नीतियों के विरोध में, मैकेंजी यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मैकेंजी की नीतियों के विरोध में, नीतियों के विरोध में 1928 में की गई थी। और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था, भरतपुर राज्य प्रजा संघ का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था गोपीलाल यादव को। किसको? गोपीलाल यादव। और इसके बाद क्या है कि प्रजामंडल बना था वो 1938 में। अब आपसे पूछ ले कि भरतपुर प्रजामंडल कब बना, यहां पे लिख देता हूं मैं, भरतपुर प्रजामंडल। तो यहाँ पे जो भरतपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना होती है 1938 में, और उसका भी जो अध्यक्ष होता है ना वो गोपीलाल यादव ही होता है। फिर राज्य ने, अब देखो बाकी मैं आपको पूरी यहाँ से डिटेल से नहीं बताऊंगा आगे, मतलब जो क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपको बता दिए। और राज्य ने क्या कि प्रजामंडल से समझौता भी कर लिया था 23 दिसंबर 1940 को। पहले ये जो राज्य है प्रजामंडल की नीतियों के विरुद्ध था, लेकिन अंत में उसको उनसे फैसला करना ही पड़ा। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है पॉलिटिकल एजेंट। अब देखो सारे पॉलिटिकल एजेंट जो 1857 की क्रांति हमने पढ़ी तो हमें याद होने चाहिए कि किसका कौन सा था। तो इसमें पूछा है जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट के बारे में। देखो 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। अब इस एजीजी के अंदर नीचे है ना जो पॉलिटिकल एजेंट काम करते थे हर राज्य के, तो जयपुर का यहाँ पे था मैकमोसेन, मेजर बर्टन, विलियम ईडन और मॉरिसन दे रखा है, तो यहाँ पे जयपुर का था ईडन। और अन्य मैं आपको बता देता हूँ, उदयपुर का था यहाँ पे शावर्स। जब आपसे उदयपुर का पूछा जाए तो उदयपुर का था शावर्स। जोधपुर का था मैकमोसेन। जोधपुर का कौन था? मैकमोसेन। देखो जो जोधपुर वाला है, इसको आयुआ का जो युद्ध हुआ था चेलावास का, उसके अंदर इसके गले को काट के आयुआ के किले के बाहर भी टांग दिया था मैकमोसेन के, ये बात भी ध्यान रखना। और कोटा का था बर्टन। बर्टन के भी सिर को काट के पूरे कोटा में घुमाया था जयदयाल और मेहराब खां ने, जो कि 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता थे कोटा से। तो कोटा का था बर्टन और भरतपुर का था निक्सन। भरतपुर का कौन है? निक्सन। और सिरोही का भी है जेडी हॉल। सिरोही का है जीडी हॉल, जीडी हॉल। 1857 की क्रांति में एक प्रश्न पीछे पूछा जाता है तो अच्छे से आप उसको याद करें, और उसकी जो डेट है क्रांति कब प्रारंभ हुई वो भी आपको याद होनी चाहिए। 28 मई, राजस्थान में बता रहा हूँ, वैसे 10 मई को पूरे भारत में हो गई थी। अब हम बात करेंगे कि भारत, ये भारत के जीके से है क्वेश्चन। नेक्स्ट चौथा है जो कि भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? तो ये किया गया लॉर्ड कैनिंग। ये भारत से रिलेटेड क्वेश्चन अपने अलग से करेंगे इसको। ज्यादा ऊपर चला गया, 1 सेकेंड। अब हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों की संधि करने वाला अधिकारी कौन था? यहाँ पे ये नहीं पूछा कि, हर बार तो आपसे ये पूछ लेते हैं कि सबसे पहले किस राज्य ने यहाँ पे संधि दी।
तो इसमें ऑप्शन दे रखा है मॉक मैसन, जेम्स फर्ग्यूसन, चार्ल्स हेक्टर, चार्ल्स मेटकाफ। तो 1818 की कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों की संधि करने वाला अधिकारी चार्ल्स मेटकाफ था। इसे लेटेस्ट नियुक्त किया ही गया था उसी टाइम। इसने सभी राज्यों को कैसे नियुक्त किया? देखो, इसने सबको ऐसे कह दिया कि अपने जो आज के टाइम में जो आप नाटो का नाम सुनते हो, तो उस टाइम इन्होंने यही पद्धति अपनाई थी। इन्होंने राज्यों को कह दिया था कि तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त और मेरा दुश्मन तेरा दुश्मन, ये नीति अपनाई थी। अगर तुम पे हमला होता है तो मैं साथ दूंगा, मेरे पे होता है तो तुम साथ दोगे। ये मतलब नीति अपना के इन्होंने राज्य को, अंग्रेजों ने मतलब अपने अंदर मिलाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद क्या कि अपने नियम बनाते गए और राज्यों के जो शक्ति है उसको कमज़ोर करते गए अंत में। तो देखो, सबसे पहले जब हम बात करें तो करौली, वैसे तो भरतपुर का विलय हुआ था 1803 ईस्वी में, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं था। वैसे पूछा जाए तो 1803 में भरतपुर का हुआ था, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से करौली का हुआ था सबसे पहले विलय यहाँ पे 1818 की संधि करौली ने की थी। 9 नवंबर आता है या 15 नवंबर यहाँ पे डेट आती है, एक आएगी दोनों में से, और सन आएगा 1817 ईस्वी को, ध्यान रखना 1817 है। और शासक था हरपाल बख्श सिंह। करौली का शासक कौन था उस समय? शासक था हरपाल बख्श सिंह। हरपाल बख्श सिंह है जो यहाँ पे संधि करता है। और इसके बाद संधि करता है टोंक 15 नवंबर को 1817 को। तो टोंक कब करता है? यहाँ पे लिख देता हूँ 15 नवंबर 1817 को। इसके बाद करता है कोटा 26 दिसंबर 1817 को। साइड में मैं एक ऐसे करता हूँ, इसको कर लेता हूँ, साइड में लिख देते हैं अच्छे से। इसको मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ एक बार। हाँ, तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा करौली, तो मैं थोड़ा सा याद तरीका बता देता हूँ। करौली, टोंक और कोटा, ये क्या है? कोटा, ये क्या है? तीनों 1817 में कर लेते हैं। ये 9 नवंबर 1817 को, 9 या 15 नवंबर आएगा करौली के लिए, टोंक आएगा 15 नवंबर, और कोटा की आएगी 26 दिसंबर 1817 के अंदर। इन तीनों की हो जाती है। इसके बाद होती है 6 जनवरी को जोधपुर, 6 जनवरी, ये बात कर रहा हूँ मैं 6 जनवरी 1818। फिर 1818 में कौन कौन से करते हैं? जोधपुर को, सबसे पहले जोधपुर 6 जनवरी, फिर बूंदी 10 जनवरी 6 जैन, फिर बूंदी 10 जनवरी 1818। इसके बाद 22 जनवरी को उदयपुर कर लेता है 22 जनवरी को। 1818 है, ध्यान रखना, पहले ऊपर लिख दिया मैंने। फिर 21 मार्च को बीकानेर, बीकेएन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 21 मार्च बीकानेर यहाँ पे कर लेता है। और जो लास्ट में संधि करता है वो है सिरोही 1823 के अंदर। तो ये सारी संधि है ना जो 1818 की, ये आपको याद रखनी है। और जो राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था वो था मेटकॉफ, ये हमने पहले ही देख लिया। इसके बाद ये नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? हटुंडी अजमेर के अंदर, तो हटुंडी अजमेर में जो ये स्थापना है हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई। इसके बाद जो राजस्थान का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है विजय सिंह पथिक के बारे में, कि विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत से, सबसे पहले जो प्रचार किया गया था पूरे भारत में, तो ये उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला था प्रताप, जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित किया गया था। जब हम किसान आंदोलन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था अच्छे से, ठीक है। और जो विजय सिंह पथिक है, इसके बाद इस आंदोलन का प्रचार राजस्थान से भी हुआ। पहले नवीन राजस्थान था जो 1922 में, फिर तरुण राजस्थान 1923 में बनता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड, हाँ, अब इसके अंदर दिया गया है कि अधोलिखित कथनों का सावधानी पूर्वक पढ़िए। 2 कथन दिए गए हैं कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। फिर दूसरा कथन है सभा का मुख्य उद्देश्य समाज का सुधार था। तो वैसे तो इस क्वेश्चन के दोनों कथन सही हैं, ठीक है। तो इसका आंसर तो ये होगा, दोनों कथन सत्य हैं।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो देश हितैषणी सभा है, जो देश हितैषणी सभा है, इसका गठन किया जाता है 2 जुलाई 1870 को यहाँ पे किया जाता है और इसकी अध्यक्षता करता है सज्जन सिंह। तो ये एक्स्ट्रा जो फैक्ट है ये आपको याद रखना जरूरी है, आगे आपके एग्जाम में आ सकता है। सज्जन सिंह उदयपुर का शासक। तो जो देश हितैषणी सभा है इसकी स्थापना कब हुई? 2 जुलाई 1870 को हुई, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को पराजित कौन करता है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो ये युद्ध होता है आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य और जोधपुर राज्य की सेना और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें जीत होती है ठाकुर कुशाल सिंह की। ये युद्ध होता है 8 सितंबर 1800, इसे बिथोरा का युद्ध भी कहते हैं। तो इस युद्ध का नाम भी पूछा जा सकता है, तो इसे बिथोरा का युद्ध भी कहते हैं। और ये इस युद्ध की मैं डेट भी बता दूं, पूछी गई है एग्जाम में, 8 सितंबर 1857 ये इसकी डेट है। इसके बाद एक और युद्ध होता है जिसमें पॉलिटिक एजीजी होता है, जो पैट्रिक लॉरेंस वो मैकमोसेन के साथ आता है, वो होता है चेल्लावास का युद्ध। कौन सा? चेल्लावास का युद्ध। तो जो चेल्लावास का युद्ध होता है ये होता है 18 सितंबर 1857 और इसे काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं। इसमें भी ठाकुर कुशाल सिंह की ही विजय होती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चंवरी कर लगाया? बिजोलिया किसान आंदोलन में लगा था चंवरी कर, हमने पढ़ा था अच्छे से इसको। और इसके अलावा मैं बता दूं कि जो चंवरी कर है ये 1903 में लगाया गया, ये आपको ध्यान रखना है, सन भी पूछा जा सकता है आपसे। फिर इसके अलावा ये जो चंवरी कर है ये फतेह सिंह के शासनकाल में लगा था। इसके अलावा जो उत्तराधिकारी शुल्क है वो 1906 में लगाया गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराधिकारी शुल्क का कौन से आंदोलन से संबंधित है। तो उत्तराधिकारी शुल्क को तलवार बंधाई भी कहते हैं। ये 1906 ईस्वी में पृथ्वीराज जो वहाँ का ठेके जागीरदार था उसने शुरू किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, इसमें पूछा गया है मेहणसर प्रसिद्ध है। तो जो मेहणसर है ये सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अब बात आती है शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? जो स्वामी केशवानंद है इनका जन्म मंगलूना गांव में है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है स्वामी केशवानंद के बारे में, ये रिपीटेड है यहाँ पे क्वेश्चन। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ है? अभी आपसे पूछा गया भारतीय, राजकीय नहीं पूछा गया, भारतीय। तो जो भारतीय लोक कला मंडल है ये है उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? उदयपुर के अंदर है भारतीय लोक कला मंडल। और यहाँ पे मेन संरक्षण दिया जाता है वो कठपुतली वगैरह जो आर्ट एंड कल्चर के जो शो है उनको मतलब दिया जाता है। और इसकी स्थापना मैं बता दूं भारतीय लोक कला मंडल की आगे आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो वो है 1952 ईस्वी में स्थापना होती है। और ये किसके द्वारा, मतलब फाउंडर कौन है इसके? तो इसके फाउंडर है देवीलाल सामर। देवीलाल सामर भारतीय लोक कला मंडल के फाउंडर है, मतलब इन्होंने ये खोज की थी इस संस्था की। अब है कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? देखो जो चंद्रभागा पशु मेला है ये ऑप्शन दे रखे हैं झालावाड़, झालरापाटन, केशोरापाटन, सीताबाड़ी। देखो झालावाड़ में ही होता है लेकिन झालावाड़ के अंदर झालरापाटन में होता है, ठीक है। झालरापाटन में लगता है चंद्रभागा पशु मेला जो कि कार्तिक मास की, यहाँ पे इतना दे रखा है, अगली बार ये भी पूछा जाता है, कार्तिक मास की पूर्णिमा को होता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को चंद्रभागा पशु मेला लगता है जो कि मुख्यतः मालवी नस्ल के पशु की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। अब हम अन्य पशु मेले भी देख लेते हैं थोड़े, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं एक बार। जो रामदेव पशु मेला है, देखो रामदेव का मेला तो लगता है रामदेव बाबा का जैसलमेर में पोखरण, लेकिन रामदेव जो पशु मेला है ये लगता है नागौर के अंदर। कहाँ पे? नागौर के अंदर मानसर गांव में ये लगेगा आपके, नागौर में मानसर गांव में, मानसर गांव। और माघ मास में लगता है ये, कौन से में? माघ के महीने में। और श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, ये सबको पता ही होगा। श्री मल्लीनाथ
श्री मल्लीनाथ पशु मेला, ये लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा जो कि पड़ता है बाड़मेर में। इसके बाद जो वीर तेजाजी मेला है ये परबतसर में लगता है, नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, तो ये था पशु मेलों के बारे में मुख्य बातें। एक भोजन थाली मेला भरतपुर में, याद रखना इंपॉर्टेंट है, भोजन थाली मेला भरतपुर। एक सेकंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, भोजन थाली मेला याद रखना आप, भरतपुर, भोजन थाली मेला भरतपुर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ, जो कीर्ति स्तंभ भी जिसे कहते हैं, का पहला स्मारक पे डाक टिकट कब जारी किया गया, ये पूछा गया है। तो इस पे जो डाक टिकट है वो 1949 के अंदर जारी किया गया। कब जारी किया गया? 1949, 1949। अब मैं विजय स्तंभ के बारे में और भी आपको कुछ फैक्ट बता दूं। देखो, जो विजय स्तंभ है ये महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया था। कब, क्यों बनवाया गया था? क्योंकि इन्होंने 1437 में जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था उसमें महमूद खिलजी को बहुत बुरी तरह से हराया था यहाँ पे। तो इसी जीत की खुशी में महाराणा कुंभा द्वारा यहाँ पे विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया। और विजय स्तंभ है वो 9 मंजिला इमारत है। ठीक है, और यहाँ इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ जिसे कहते हैं, ठीक है, कीर्ति स्तंभ यहाँ पे लिख देता हूँ। तो निर्माण कुंभा द्वारा कब? 1438 ईस्वी में। डाक टिकट हमने पढ़ लिया 1449। मंजिलें कितनी है? 9 मंजिल है। सीढ़ियां कितनी है? इसमें 157 सीढ़ियां हैं। और महमूद खिलजी को हराने पे। और यहाँ पे एक जैन कीर्ति स्तंभ भी है जो बघेरवाल जिज्जा द्वारा बनाया गया। अगर आपसे ये पूछ ले कि जैन कीर्ति स्तंभ, तो जैन कीर्ति स्तंभ बनाया गया बघेरवाल जिज्जा, बघेरवाल जिज्जा द्वारा यहाँ पे बनाया गया। अब है अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? शेरगढ़, गागरोन, नागौर या सिवाना? देखो, जो अकबर ने शुक्र तालाब है ये जो 1570 में इसने यहाँ पे एक नागौर दरबार लगवाया था, तो नागौर के किले में बनवाया था। तो नागौर के किले में है और 1570 में यहाँ पे नागौर दरबार लगाया था। ये पूछा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना फैक्ट को। अब आता है लोधरवा किसके लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए, सिखों के लिए, गुज्जरों के लिए या जाटों के लिए? तो इसका सही आंसर है जैनों का यहाँ पे मंदिर है। और जो वो मंदिर है ये ध्यान रखना, जो 23वें तीर्थंकर है, 23वें तीर्थंकर किनको समर्पित है ये भी पूछा जा सकता है आगे। 23वें जो तीर्थंकर है जैनों के, पार्श्वनाथ को समर्पित है। तो इनसे संबंधित है ये, याद रखना। इसके बाद आता है साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किसका संरक्षण प्राप्त था? तो इसका सही ऑप्शन दे रखे हैं राज सिंह, अमर सिंह, जगत सिंह प्रथम और कुंभा। अब देखो, इसका आंसर है महाराणा जगत सिंह प्रथम। और इसके काल को, महाराणा जगत सिंह, इसके काल को स्वर्ण युग भी कहते हैं। मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्ण युग, स्वर्ण युग। तो ये भी आपसे क्वेश्चन अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय कहते हैं? महाराणा जगत सिंह। और साहिबुद्दीन को भी इसी ने ही संरक्षण दिया था। इन्होंने महाराणाओं के चित्र भी बनाए थे। अब आता है फल्गुबाई का संबंध। देखो, जो फल्गुबाई है इसका संबंध है तरी नृत्य से। ठीक है, ये स्पेशल गुर्जर जाति करती है तरी नृत्य। और जो ये फल्गुबाई है ये किशनगढ़ से संबंधित है, अजमेर से। ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे। किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ अजमेर से संबंधित है फल्गुबाई। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? देखो, आप दे रखे हैं, आपको खड़ताल दे रखा है, मशक दे रखा है, शहनाई दे रखा है, अलगोजा दे रखा है। अब जो शहनाई, अलगोजा और मशक है ये तीनों है ना, मशक, अलगोजा और शहनाई, ये तीनों हैं सुशिर वाद्य यंत्र जो फूंक मार के बजाए जाते हैं। ठीक है, और जो ये खड़ताल है ना ये अलग है। ये बजाने से मतलब मेटल, दो मेटल आपस में भिड़ती है तो वैसे बजता है ये खड़ताल। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र में प्रताप सिंह बारहट को कारावास दिया गया था?
21वां क्वेश्चन आपका है कि किस षड्यंत्र में प्रताप सिंह बारहट को कारावास दिया गया था? तो इसका आंसर है बनारस षड्यंत्र मुकदमा। कौन सा? जब 1912 में चार्ल्स हार्डिंग पे बम फेंका गया था, वो बात है ये। अब इसके बाद 22वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग से सही सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है कि कौन सा आभूषण सम्मिलित नहीं है। देखो, सुरलिया कान में ही पहनी जाती है, तिमड़ियाँ गले में, तगड़ी कमर में ही पहनी जाती है, लेकिन जो रमजोल है ना, ये पैर का आभूषण है, कलाई का नहीं है। तो रमजोल का किसका है? पैर का आभूषण है। अब है श्रीधर अंधारे। अब ये जब चित्रशैली पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि श्रीधर अंधारे किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का, तो देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को यहाँ पे जाता है। और जो ये चित्रकला थी देवगढ़ वाली, इसमें हरे और पीले रंगों का प्रयोग बहुत किया गया है। हरे व पीले रंगों का प्रयोग बहुत किया गया है। अब हम नीचे दे रखा मिलान करना दे रखा है, ये तो आसान सा ही है। इसके अंदर जो करणी माता है ये चारणों की है, कुल देवी। और जो सकराय माता है ये है खंडेल वालों की। और जो आई माता है ये सिरवी जाति की है। और जो नारायणी माता है वो नाई जाति की है। तो ये मैच हो जाएगा आराम से, ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। ये सभी के जब हम शासक पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने सबकी कुल देवियाँ पढ़ी थी। अब बात आता है कि बातारी फुलवारी। देखो, जो बातारी फुलवारी है ये विजय दान देथा के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? विजय दान देथा। और इसके अंदर कितने खंड में पूछा गया है, बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा गया है, कितने खंडों में विभक्त है ये पूछा गया, तो इसका आंसर होगा 14 खंडों में। अब है गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो इनका संबंध आ जाता है गौड़ीय संप्रदाय से। किससे? गौड़ीय संप्रदाय से। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय से इनका संबंध आ जाता है। और जो गौड़ी संप्रदाय है वो मुख्यतः करौली, जयपुर और सवाई माधोपुर में फैला हुआ है। अब बात है केसरी सिंह बारहट ने जो चेतावनी रात चुंगटिया लिखी थी, ये किसे संबोधित करके लिखा था? अब जो महाराणा थे फतेह सिंह, ये जा रहे थे दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार लगा था कब? दिल्ली दरबार ये लगा था 1903 ईस्वी में। तो ये गए तो थे लेकिन वहां से वापिस आगे मुड़ के अंदर नहीं गए, जब इन्होंने ये केसरी सिंह बारहट के चेतावनी रात चुंगटिया पढ़ लिया था। फिर है जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। जब हम जोधपुर का इतिहास पढ़े तो हमने पढ़ा था अच्छे से, तो इसका ऑप्शन आंसर होगा नाथ संप्रदाय का। किसका? नाथ संप्रदाय का जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है यहाँ पे। अब आता है कि बडार क्या है। देखो, जो विवाह पर आयोज्य भोज है उसे बडार कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखो, हमीर महाकाव्य, नयनचंद्र सूरी, वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, कुवल्यमाला उद्योतन सूरी और जो पृथ्वीराज विजय है ये गलत सम्मिलित है। ये जयानक द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? जयानक। तो इसका होगा जयानक। ये सभी मैं एक अलग क्लास में कराऊंगा जिसमें आपको सब एक साथ मिल जाएगी किसके द्वारा क्या कौन सा लिखा गया है। अब है मुक्ति नामक कविता संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? मुक्ति। तो मुक्ति लिखा गया है मिठेश निर्मोही के द्वारा। फिर आती है भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहा जाता है? जामा, पोलिया, कछाबू या खोइतू। देखो, कछाबू तो औरतें पहनती है, पोलिया या पोत्या ये सिर पे बांधा जाता है। ठीक है, तो जो कमर पर वस्त्र लपेटा जाता है वो खोइतू कहलाता है भील जनजाति द्वारा। अब पूछा गया है कि 4 हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? और मैं ये भी बताऊंगा आपको इसे 4 हाथों वाला क्यों कहा जाता है। कल्ला जी, मल्लीनाथ जी, फत्ता जी या झुंझार जी। देखो, जो कल्ला जी है उन्हें कहा जाता है 4 हाथों वाला लोक देवता। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये अकबर से लड़ रहे थे, मतलब अकबर से की सेना से लड़ रहे थे, तो जयमल घायल हो गए थे, तो उनको भी इन्होंने कंधों पर उठा लिया और फिर लगातार ये युद्ध में डटे रहे। और इनकी जो समाधि है वो चित्तौड़ दुर्ग में भी है। इनकी अगर आपसे ये पूछ ले कि समाधि
वो है चित्तौड़ दुर्ग में भैरवपोल। तो मेवाड़ के लोक देवता हैं ये 4 हाथ के। कल्ला जी याद रखना आप अच्छे से, और लोक देवता वाला टॉपिक भी हम करेंगे। फिर आता है कि सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमूमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से हैं, ये पूछा गया आपसे, किस सूफी सिलसिले से हैं। देखो जो हमूमुद्दीन नागौरी है वो चिश्ती, जो मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, इनके शिष्य हैं ये। और कादरी मगरिबी, और ये जो संप्रदाय है ना, सिलसिला या जो है वो है तुर्रावर्दी सिलसिला है। और इनको है ना, जो हमूमुद्दीन नागौरी को एक उपाधि मिली थी। उपाधि कौन सी उपाधि थी? वो थी सुल्तानु तारेकिन, ये उपाधि है। ये किसके द्वारा दी गई थी? इसका मतलब होता है सन्यासियों का सुल्तान। ये भी आपसे आ सकता है एग्जाम में कि सन्यासियों का सुल्तान किसे कहते हैं, या ऊपर उपाधि का नाम भी दे सकता है। तो ये दी गई थी उपाधि मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। और यहाँ पे क्या, ए तारकीन का दरवाजा जो नागौर में बनाया गया था, वो भी इन्हीं की याद में इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, ए तारकीन का दरवाजा भी आपसे पूछा जा सकता है। ए तारकीन का दरवाजा कहाँ पे है? ए तारकीन का दरवाजा तो ये है नागौर के अंदर। कहाँ पे? नागौर में। जो बनवाया था इल्तुतमिश ने, याद आ रखना, ये भी इनकी याद में ही बनवाया था। अब आता है कि मलिक शाह की मस्जिद कहाँ है? मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पे है? तो इसका आंसर है जालोर। मलिक शाह की मस्जिद है जालोर के अंदर। फिर ये इंडिया लेवल का क्वेश्चन है कि भारत मानक समय IST को निर्धारित करने वाली जो देशांतर की रेखा है वो प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? 97 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, या 180 डिग्री पूर्व। तो इसका हो जाएगा 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अब भारत में शुष्क कृषि की जाती है। शुष्क कृषि कब की जाती है? तो इसका सही आंसर है 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक क्षेत्रों में। फिर भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया, किसने किया है? तो ये किया है योजना आयोग द्वारा। अब भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है राजस्थान का, कि भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में लूणकरन में यहाँ पे स्थापित की गई है। कहाँ पे? लूणकरन सर, जो कि पड़ता है बीकानेर के अंदर, बीकानेर जिले में पड़ता है। तो ये जो जैतून है, इससे आपका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है। तो जैतून का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो है ओलेया यूरोपिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये ओलिएसिस कुल का वृक्ष है, और इसे राज ओलिव ब्रांड नाम से यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। कौन से? राज ओलिव ब्रांड, इस नाम से इस तेल को बेचा जाएगा। और इसकी स्थापना है वो 3 अक्टूबर 2014 को यहाँ पे की गई थी। तो ये ध्यान रखना। अब है कि भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य है। ठीक है, रागी का उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है, ये पूछा गया है। तो कर्नाटक द्वारा होता है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? मतलब जो स्थानांतरित कृषि होती है वो पूछा गया कि किस नाम से पुकारा जाता है। जैसे पोंडू आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झूम असम में कहते हैं, पोन्नम केरल में कहते हैं, इसे कुमारी, इसको मध्य प्रदेश में नहीं कहते। इसका सही आंसर है। अब है कि पाक स्ट्रेट अवस्थित है। देखो, पाक भारत और श्रीलंका के मध्य है पाक स्ट्रेट, जो कि भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। अब आता है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? देखो, जो सतपुड़ा श्रृंखला है उसकी राजपीपला, महादेव और मैकाल, ये तीनों इसके भाग है। और जो बारनेर है इसके भाग नहीं है। और जो सतपुड़ा श्रृंखला है वो पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर, देखो जो भारत का वो मध्य का जो भाग है ना, उसमें ये फैली हुई है। और ये छोटा नागपुर के पठार जो कि झारखंड में, वहां तक फैली हुई है जब हम बात करेंगे सतपुड़ा श्रृंखला की। और ये ब्लॉक पर्वत है, और इसमें जो चट्टानें मैक्सिमम पाई जाती है वो ग्रेनाइट या बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। और अगर आपसे अगले पेपर में ये पूछ ले कि सतपुड़ा श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी बताओ कौन सी है, सर्वोच्च अगर आपसे पूछ ले कि चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर आएगा धूपगढ़। आंसर आएगा धूपगढ़, जो कि महाकाल पर्वत की
1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। और महाकाल पर्वत की चोटी है। अब बात है कि भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है। प्रतिशत के हिसाब से यहाँ पे पूछा गया है, तो प्रतिशत के हिसाब से तो मिजोरम है, और वैसे मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, ये पूछा गया है। देखो जो शिव समुद्रम है ये कावेरी नदी पे है। ये फेमस जलप्रपात है, ये हमने भारत के किए थे जब हम शॉर्ट मैराथन क्लास चला रहे थे, तो वहाँ पे हमने भारत के प्रमुख जलप्रपात वगैरह हमने पढ़े थे। जो भारत से रिलेटेड आपको करना है वो तो आपको जो लेटेस्ट बार बार जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो वहीं से कवर हो जाएगा। आपने स्पेशल क्लास करेंगे इसकी, जिसमें सिर्फ भारत से रिलेटेड जो आएगा वो कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है। देखो जो कछारी मृदा है मुख्यतः वो भरतपुर व धौलपुर जिले में पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए तो भूरी कछारी मृदा तो गंगानगर हनुमानगढ़ में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर आता है कि जनगणना की बात। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जो लिंगानुपात है वो राष्ट्रीय औसत से, देखो जो राष्ट्रीय इंडिया का जो लिंगानुपात वो 940 है और राजस्थान का 928 है। तो इस हिसाब से तो ये 12 बिंदु कम हुआ, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। और आंसर की में तो 15 बिंदु कम माना है। और इसके अलावा हमने अन्य फैक्ट देख लेते हैं, तो ये राजस्थान का है और ये इंडिया का लिंगानुपात है औसत। अब हम साक्षरता की बात कर लेते हैं। भारत, जब भी आप ना दोनों पढ़ो ना मेन चीज़ें साक्षरता, तो अब भारत और इंडिया राजस्थान दोनों की पढ़ना जरूरी है, क्योंकि दोनों को एग्जाम में पूछा जाता है। देखो साक्षरता अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में तो है 74.04% और राजस्थान में है साक्षरता 66.1% 2011 के आंकड़ों के अनुसार। अब 2011 की जनगणना, तो अगला क्वेश्चन है 48। इसमें पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एसटी की कितनी, मतलब कुल जनसंख्या की एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब कितनी प्रतिशत है, ये पूछा गया है आपसे। तो ये है 14.8, 16.9, 13.3 या 13.5% है। 13.5% है। अगर आपसे ये पूछ ले कि एससी, ये तो एसटी है, अगर अनुसूचित जाति पूछ ले एससी ये कितनी है, तो 17.83 आएगा। और जो एसटी का जो करेक्ट है, जो एकदम डाटा वो मैं बता देता हूँ, वो है 13.48, ठीक है। इसके अलावा अपने चलते हैं, ठीक है। अब है इसरदा बांध परियोजना। देखो जो इसरदा बांध परियोजना है ये कहाँ की है। जो इसरदा बांध परियोजना, ऑप्शन दिया गया है टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, बारा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। जो इसरदा है बांध परियोजना है ये सवाई माधोपुर में, ये बांध भी यहाँ पे बना हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। अब है कि निम्नलिखित में कौन सी स्थलाकृति सही सुमेलित नहीं है, ये यहाँ पे दिया गया है कि कौन सी स्थलाकृति सही सुमेलित नहीं गई है। और एक चीज यहाँ पे और बता दूं मैं आपको, जो एससी है वो सबसे ज्यादा पहले नंबर पे गंगानगर में पाई जाती है एसजीएनआर, दूसरे नंबर पे हनुमानगढ़ में पाई जाती है एचएमएच, और सबसे कम बात करें एससी तो डूंगरपुर और बाड़मेर के अंदर यहाँ पे मिलेगी आपको। और जब हम एसटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा मिलेगी बांसवाड़ा, एसटी सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे आपको मिलेगी डूंगरपुर में। उल्टा हो जाएगा मतलब इसका। और मिनिमम ये क्वेश्चन आया भी था, एसटी मिनिमम मिलती है बीकानेर में और दूसरे नंबर पे नागौर में। अब देखो यहाँ पे पूछा गया उड़िया का पठार माउंट आबू सिरोही में है, सबको पता है, ठीक है। इसकी ऊंचाई भी 1360 मीटर है। फिर है भाकर, ये जो पूर्वी सिरोही में है, रोजा भाकर, ईसरना भाकर, इसकी अलग अलग चोटियाँ हैं, ये भी सही मैच है, सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया। लसाड़िया का पठार ये उदयपुर के अंदर है, जो कि जयसमंद झील के पूर्व की ओर, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, तो ये यहाँ पे गलत सुमेलित है। बोराट का पठार सही है, कुंभलगढ़ से गोंदा के बीच के पठार को बोराट का पठार ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना 51।
देखो राजस्थान में निम्नलिखित कौन से जिलों में इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है, ये पूछा गया है। तो ये जो मृदा है ना, ये आपको मैप से, जो राजस्थान का मैप होगा ना, उससे याद बढ़िया रहेगी। क्योंकि देखो यहाँ पे एरिडो, फिर एंटी, फिर यहाँ पे जो बॉर्डर अरावली पर्वतमाला के पास में है, जो उनमें इंसेप्टी और कुछ मतलब हिस्सों में मिक्स होती है। ये आपको मैंने पढ़ाया है, आप देख सकते हैं लेक्चर जाके। तो देखो कोटा में तो हो ही नहीं सकती, यहाँ पे बर्टिसोल है। जयपुर दौसा अलवर भी नहीं होगा यहाँ पे। और जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में तो वही एंटी सोल मिलेगी, एरिडो एंटी। और इसका सही आंसर होगा पाली, भीलवाड़ा और सिरोही के अंदर। फिर है कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? रॉक फॉस्फेट, जामरकोटड़ा, मैग्नीज, काला खूंटा, तांबड़ा, काला गुमान, लोहा एस्क, मोरिजा डावड़ा। मोरिजा बेनाल या डावला सिंगाना दोनों लिख रखे हैं एक साथ। देखो रॉक फॉस्फेट के लिए सबको पता है जामरकोटड़ा उदयपुर के अंदर है। मैग्नीज के लिए काला खूंटा है। और तांबड़ा जो काला गुमान है, ये पन्ने के लिए है, ना कि तांबड़ा के लिए। तो इसका सही आंसर होगा। फिर है शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? देखो शेरगढ़ सबको पता है ये आंसर। तो जो शेरगढ़ है वो 12 में है, वन्य जीव अभयारण्य। फिर है कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? देखो जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं वो 10, राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है ICAR के द्वारा। तो राजस्थान कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित है? 10 कृषि जलवायु देशों में। तो एक तो ये बात पता होनी चाहिए। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है IAIB पढ़ा था हमने, फिर सेकंड A B ऐसे पढ़े थे, आप देख सकते हो लेक्चर में जाके। तो IC, तो ये कौन सा है? ये है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। तो B इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है कि बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पे है? तो जो बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं, अभी हमने किया है टॉपिक, वो है जोधपुर के अंदर। फिर 56 आपका क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया गया? ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर इसका सही आंसर होगा। फिर है राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष लागू की गई? देखो जो ये पर्यावरण नीति है ये 2010 के अंदर यहाँ पे लागू की गई आपके। फिर राजस्थान में किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन? देखो मक्का है ना जो राजस्थान में, वो दक्षिण भाग में होता है। कहाँ पे? दक्षिण भाग में। और इसके लिए जो कंडीशन बता दूं, वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और टेम्परेचर मक्के के लिए होना चाहिए 12 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक। और ये मुख्यतः देखो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, झालावाड़, बारां, सिरोही यहाँ पे मैक्सिमम मिलता है। और राजस्थान भारत का 1/8 भाग मक्का यहाँ पे उत्पादित करता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, इसका अपना आंसर हो जाएगा दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी। ये पूरा एरिया मक्का उत्पादित करता है। अब अपना आता है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है? तो ये धौलपुर में ही है सबसे कम लिंगानुपात। फिर आता है कि खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? देखो जो खस घास है ये सुगंधित घास, इससे क्या पर्दे भी बनते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। खस घास से जो सुगंधित पर्दे भी बनते हैं, ताकि उस पर हवा पड़े तो अंदर कमरे में खुशबू हो जाए। तो ये जो है खस घास, ये पाई जाती है भरतपुर, टोंक वन विभाग यहाँ पे लिख रखा है। इसके अलावा ये सवाई माधोपुर में भी यहाँ पे पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है, ये बात भी आगे आ सकती है। तो खस घास इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से। अब बात है कि राजस्थान में जो नगर पालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के गणपूर्ति में उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी, मतलब मतदान के अधिकार के लिए? तो ये होगी 3/4 भाग, 3/4 भाग है ये। और राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर यहाँ पे पूछा गया है। देखो जो वैसे प्रथम प्रोटेम स्पीकर हैं वो थे नरोत्तम लाल जोशी, वो वैसे 1952 से थे। उससे पहले जो बने थे सबसे पहले, वो यहाँ पे थे महाराव संग्राम सिंह। कौन? महाराव संग्राम सिंह। और 1952 में जो प्रथम बने थे वो थे नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम लाल जोशी। और अभी जो 17वीं विधानसभा हमारी चल रही है उसके हैं CP जोशी।
अब पूछा गया कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। ठीक बात है। इसमें कौन शामिल नहीं होता? देखो, मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, विधानसभा का विपक्ष नेता होता है, लेकिन उच्च न्यायालय का मुख्य अध्यक्ष यहाँ पे शामिल नहीं होता। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। डी आपका उत्तर हो जाएगा। और जो मानवाधिकार आयोग है राज्य का, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था, इसको मैं रफ कर रहा हूँ एक बार। देखो, इसका जो गठन होता है मानवाधिकार आयोग का, ये गठन हुआ था 18 जनवरी 1999 को। और इसने जो कार्य करना प्रारंभ कर दिया था वो मार्च 2000 से कर दिया था काम करना। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। फिर अगर ये पूछे कि इसके अध्यक्ष की एज लिमिट, उम्र की बाध्यता क्या है, या तो 3 कार्यकाल, सॉरी उम्र नहीं कार्यकाल, इसका अगर पूछ ले कार्यकाल, या तो 3 वर्ष का कार्यकाल होगा या 70 वर्ष की उम्र। तो ये ऐसा इसके एक के अंदर ही है 70 वर्ष वाला। और इसके अंदर एक अध्यक्ष होते हैं, ये मैं बता दूं यहाँ पे लिखे, एक तो अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं अन्य। एक अध्यक्ष 2 सदस्य। ठीक है, ये राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में था जो इंपॉर्टेंट बातें। अब हम सूचना आयोग का है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग की सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आप पे आरोपित किया जाएगा। ठीक है, ये है सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत। तो इसमें 25,000 रुपये के आपको भुगतान करने पड़ेंगे। अब राजस्थान राज्य जो सूचना आयोग है, इसका अध्यक्ष अभी आग से पूछ ले तो देवेंद्र भूषण गुप्ता है। कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता। देवेंद्र भूषण गुप्ता। अगर आपसे पूछ ले कि सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है, देवेंद्र भूषण गुप्ता है। और जो आरटीआई अधिनियम 2005 है वो 18 अप्रैल 2006 को लागू हो गया था। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब पूछा गया है कि राजस्थान वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष, हाँ, तो राजस्थान वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो जो के गोयल है, ये राजस्थान वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। के गोयल, याद रखना नाम। ये प्रथम और अभी करंट वाले सबके याद रखने जरूरी हैं। अब राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब की गई, ये पूछा गया है। देखो, जो राजस्थान में नियोजन विभाग है, इसकी स्थापना की गई जुलाई 1953 में। जुलाई 1953 में यहाँ पे नियोजन विभाग की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री रहे। तो ये बात सत्य है। और हरिशंकर बावड़ा राजस्थान में अब तक के सबसे लंबे समय तक के उप मुख्यमंत्री रहे। ये भी बात सही है। एक दोनों कथन सही है। और जो उप मुख्यमंत्री बने हैं उनकी भी मैंने आपको बताई थी, सचिन पायलट, कमला बेनीवाल। इनका भी एग्जाम में आगे क्वेश्चन आएगा जो ग्रेजुएट लेवल के हम करेंगे सोल्व। फिर है राजस्थान, देखो लोक सेवा गारंटी अधिनियम है 2011 का। इसमें प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपील की जा सकती है, मतलब कितना गैप होना चाहिए दूसरी अपील में, वो है 60 दिन का। इसके बाद है कि राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं, सारे विश्वविद्यालयों के होते हैं। राजस्थान के समस्त विश्वविद्यालय उनके कुलाधिपति होते हैं, बस ये सबको पता है राज्यपाल का। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके 70 कि निम्न में से राजस्थान में किस मुख्यमंत्री कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो इसका सही आंसर आएगा भैरव सिंह शेखावत के समय। तो राजस्थान में देखो कुल राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग चुका है अब तक 4 बार। कितनी बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन? 4 बार यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, सबसे पहले लगा था 1967 में, फिर लगा था 1977 में, याद होना चाहिए आपको, फिर 1980 में, उसके बाद 1992 में। तो ये 2 बार लगा था भैरव सिंह शेखावत के टाइम ही सबसे ज़्यादा। फिर है ये इंडिया से रिलेटेड आ गया कि निपुण भारत मिशन किससे संबंधित है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है इसको। फिर देखो जो बाकी नोट होते हैं ना, उन पे तो गवर्नर के साइन होते हैं आरबीआई के, लेकिन जो 1 रुपये का नोट होता है ना, उस पर सचिव वित्त मंत्रालय के साइन होते हैं। फिर यहाँ पे ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य पूछा गया है। जो ई श्रम पोर्टल है ये असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बना गया है, ई श्रम। फिर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछ लिए यहाँ से कौन है, देखो NK सिंह है, 15वें वित्त आयोग के इंडिया लेवल का है ये। राष्ट्रीय केसर मिशन में किस उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया है केसर मिशन को?
तो ये किया गया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत। फिर है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? मतलब प्लॉन्ड, प्लॉन्ड है ये, प्लांट नहीं है, प्लॉन्ड, प्लांट इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में आप सही पढ़ सकते हो इसको, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो ये लिखी गई है एम विश्वेश्वरैया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? तो जो संबंधित है वो उच्च उत्पादकता और किस्मों के बीच। फिर है बहुआयामी गरीबी सूचकांक अवधारणा किस वर्ष लाई गई? तो ये लाई गई आपके 2010 के अंदर। राजस्थान की हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, उनको हम डिटेल से करेंगे, बाकी भारत के हम बाद में करेंगे। फिर है 79, केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की प्रमाणिक विधि है? तो ये है बैंक रेट, रेपो रेट, बैंक दर। फिर आता है 80, 1960 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को सम्मिलित किया गया? 80 क्वेश्चन में ये लिखा गया है। तो ये किया गया है यहाँ पे 7 जिलों को। फिर है कि वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया गया है? तो इसमें अपनाया गया जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली को। फिर मनरेगा की यहाँ पे बात आती है कि मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों में भी परिवारों को देखो, शहरी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाई गई है। इसके तहत यहाँ पे मिलेगा 100 दिन का रोजगार। कितने? 100 दिन का। और मनरेगा में 100 से कितना कर दिया गया है? मनरेगा में 100 + 25, 125 दिन का रोजगार देते हैं ग्रामीणों को अब। और 100 यहाँ पे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में मिलता है। फिर आता है कि राजस्थान के किस जिले में, ये ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या पड़ा हुआ है, इसमें लिखा कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 में नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड, जो सीमेंट ग्रेड का लाइमस्टोन है, इसके विशाल भंडार मिले तो जैसलमेर में है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि सीमेंट ग्रेड चूने पत्थर का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है, अगर ये पूछ ले कि सीमेंट ग्रेड चूने पत्थर का उत्पादन सर्वाधिक ये होता है नागौर जिले के अंदर। तो तब आपका आंसर आएगा नागौर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 84, इसके अंदर अजरक प्रिंट, और ये दिए गए हैं, ये अपने आराम से मैच कर सकते हैं। देखो अजरक प्रिंट है जो, ये बाड़मेर का है। फिर आता है पावरलूम कपड़ों की छपाई, तो ये बालोतरा की। और जो मोठड़े हैं ये जोधपुर की पगड़ी है ये। फिर मसूरिया साड़ी है, ये मसूरिया क्या है? साड़ी है, जो कि कैथोन कोटा की फेमस है। तो इसके आंसर हो जाएगा सी। फिर निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना संबंधित? देखो सावन भादो कोटा के अंदर ही है, सोमकादगर उदयपुर में है, लेकिन जो परवन है ना ये 12 के अंदर है। कहाँ पे? 12। और जो सोमकमलांबा है ये डूंगरपुर में ही है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्वेश्चन है कि भोर मतलब BHOR है, ये एक कार्यक्रम है जो पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है। ये क्या है? मतलब ये है भिक्षुकों को पुनरावास, मतलब जो भीख मांगते हैं रेड लाइट वगैरह वहाँ पे खड़े होके, तो उनको मतलब पुनर्वास किया जा रहा है उनको, या कोई रोजगार से जोड़ा जा रहा है। फिर है मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान भारत का कौन सा स्थान है? देखो मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का स्थान है द्वितीय, पहले पे गुजरात आता है। कौन सा? गुजरात। फिर है राजस्थान में संचालित है एक सूपा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, जिसे कहते हैं DPAP भी कहते हैं। कौन सा? DPAP। ये चलाया गया था 1974-75 के अंदर, ये भी पूछा जाता है डेट। 1974-75 याद रखना। और जो अनुपात है वो है 75:25 का। अगर आपसे ये पूछ ले कि मरु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया, ये दोनों कार्यक्रम आते हैं एग्जाम में, तो इसका आएगा 1977-78। 74-75 में तो सूखा संभाव्य और मरु विकास 77-78। अगर आपसे ये पूछ ले कि समन्वित व्यर्थ भूमि विकास, वो 92-93। अगर ये पूछ ले कि समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम, तो 1992-93 आपका आंसर यहां पे रहने वाला है।
इसके बाद अपने चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना पूछा गया है लाखेरी बूंदी। ठीक है, जो लाखेरी है ये जगह है किसके अंदर, बूंदी के अंदर, याद रखना बूंदी में है ये। निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा गांधी नहर परियोजना में प्रस्तावित लाभार्थी नहीं है। देखो लाभार्थी पाली बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल साइड में है पाली, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, बाकी सब हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लाभार्थी, तो पाली यहाँ पे नहीं है। फिर हाल ही में खबरों में रखा परख निम्नलिखित में क्या है। जो परख है वो शिक्षा से संबंधित ऐप है। फिर है कि अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है। तो ये किया गया है जैसलमेर के अंदर। सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा के जो प्लांट है वहीं स्थापित है जैसलमेर में। और सबसे पहले जो पवन ऊर्जा का हमने पढ़ा था वो अमर सागर था। इसके ऊपर चला गया। इसके बाद आता है कि 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है तथा राजस्थान के उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। फिर आता है कि यह लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य और पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं। तो ये चारों बातें सही हो जाती हैं यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों सदनों के ऊपर के जो ओम बिरला है वो भी राजस्थान के ही है और यहाँ के तो राजस्थान के होंगे ही। संसद के राज्यपाल के, अच्छा संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा दोनों के अध्यक्ष राजस्थान के हैं, लोकसभा के ओम बिरला हैं और लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य और पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल ये रह चुके हैं। और जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से ही है और चारों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाते हैं। फिर है वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो वो है एंटोनियो गुटेरस। फिर आता है कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा 2022 में राजस्थान की सीमा पर, देखो 2022 में जो सीमा पर 1 साल से पीछे का यहाँ पे आ रहा है करंट, तो ये था ऑपरेशन सर्द हवा। एक एग्जाम में इसकी डेट भी आई थी, कब, 22 जनवरी से 27 जनवरी तक चला था। ये थोड़ा कंफर्म कर लेना, 22 से 27 जनवरी है। फिर आता है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को दिया गया। इसकी कृति थी बजरंग चोड़ा पैन सकीरी, इसकी कृति के लिए इन्हें ये दिया गया, जो हर बार ये देती है बिड़ला फाउंडेशन। फिर आता है कि निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग दी गई है। तो जो प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग है ये हैदराबाद को दी गई है। फिर आता है जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो साइंस कांग्रेस है ये पूछी जाती है, तो ये हुई थी इस बार नागपुर के अंदर। तो फिर आता है नेक्स्ट 99 की हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के लिए किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाट्य अकादमी यहाँ पे पुरस्कार मिला था, वो किसे मिला था, तो ये मिला था गाजी खान को। किसको, गाजी खान बरना को। फिर आता है फ्रेंच ओपन का 2022 का किसने जीता, तो ये जीता था इया स्वियातेक। ठीक है, तो ये आपके जीके के सारे क्वेश्चन हैं। तो मतलब अपना 100 में से अपने जो राजस्थान जीके है वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया। यहाँ पे हमारा मेन फोकस राजस्थान जीके पे ही है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया, तो अगर आप चाहते हो कि मैं आगे जो और पेपर है उनको पूरा डिटेल से कराऊं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।